अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम स्पेस टाइम, क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी को इकट्ठा करके एक बड़ी पिक्चर बनाएंगे। इस वीडियो में हम यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन थ्योरीज का यूनिवर्स के साथ क्या ताल्लुक है उसको भी डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में मेरी तकरीबन 60 छोटी छोटी वीडियोस आ सकती हैं। तो मैंने हर टॉपिक पर, हर प्रेजेंटेशन के इस पेज पर एक वीडियो बनाई हुई है। उन तमाम वीडियो को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये पूरी की पूरी एक लैंडस्केप बनेगा, जिसमें हम बता सकते हैं कि ये सारी थियरीज कैसे काम करेंगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्पेस के बारे में, कि स्पेस क्या चीज़ है और उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यूटन के दौर में लोग ये समझते थे कि स्पेस एक फिक्स्ड प्लेस है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, एक फिक्स जगह है। और इसी तरीके से लोग टाइम के बारे में ये कहा जाता था कि टाइम एब्सोल्यूट है, कायनात में हर जगह पर एक ही वक्त है और हर इवेंट के ड्यूरेशन, चाहे वो ज़मीन पे, चाहे वो मरीख पर, चाहे आप किसी और सोलर सिस्टम पर चले जाएं, उसकी ड्यूरेशन हमेशा उतनी ही रहेगी। तो टाइम एब्सोल्यूट है और स्पेस फिक्स्ड है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने हमें स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताया। आइंस्टाइन ने एक नई टर्म दी जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने हमें बताया कि स्पेस कर्व हो सकती है, बेंड हो सकती है। हम ये जानते हैं कि स्पेस की 3 डायमेंशंस होती हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इनवर्ड या आउटवर्ड, जिसे जी डायरेक्शन कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है। 3 डायमेंशंस होती हैं। और चौथी डायमेंशन हमें आइंस्टाइन ने दी, जिसे टाइम कहा जाता है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ने हमें बताया कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि डायमेंशन का कॉन्सेप्ट कैसे लिया जाता है। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल क्यूब है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप 3 डायमेंशनल क्यूब को देखते हैं तो आप पूरे क्यूब को नहीं देख सकते, लेकिन हमारा दिमाग हिडन डायमेंशंस को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। इसी तरीके से मैंने क्यूब विद इन क्यूब 4 डायमेंशन का क्यूब आपको दिखाया राइट साइड पर, और आप देख सकते हैं कि ये 4 डायमेंशन का एक यूनिट है, 4 डायमेंशनल क्यूब है, जो कि हमें अमूमन दुनिया में और कायनात में नजर नहीं आता। लेकिन अब इन 2 बॉल्स को ले लीजिए और आप देखिए कि ये बॉल्स आपस में टकरा भी रही हैं और मूव भी कर रही हैं। इस वक्त आप इनकी डायमेंशंस, इनके स्पेशियल डायमेंशंस देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पोजीशन चेंज कर रही हैं और 2 डायमेंशंस में मूव कर रही हैं। अगर इन बॉल्स को हम अज्यूम करें कि हमारी तरफ आती हुई भी ये महसूस हो तो ये 3 डायमेंशन में मूव कर रही होंगी, यानी ये क्यूब के अंदर मूव कर रही हैं। इस वक्त आपको स्क्वायर के अंदर मूव कर रही लग रही होंगी, लेकिन आप अज्यूम करें कि ये क्यूब के अंदर, एक चाय की डब्बे के अंदर मूव कर रही हैं। और उसके साथ साथ आप इसको टाइम के साथ भी देखें। तो अगर आप इन बॉल की मूवमेंट को फ्रेम करें, आप 1 सेकंड पर एक फ्रेम करें, तस्वीर खींचे, दूसरे सेकंड पर तस्वीर खींचे, तीसरे सेकंड पर खींचे, चौथे, पांचवें, तो इस तरीके से हमारे पास इन बॉल्स की मूवमेंट के फ्रेम्स आ जाएंगे, जिस तरीके से हम मूवीज बनाते हैं। और फिर इन फ्रेम्स को हम इकट्ठा करें तो हमें एक स्पाइरल शेप नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि ये स्पेस टाइम कर्व है। इसमें स्पेस की भी सारी इंफॉर्मेशन है कि रेड कलर की बॉल इस टाइम पर किस जगह पर थी, इस टाइम पर किस जगह पर थी। तो आपके पास उसकी स्पेस की पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो किस किस जगह पर रही है, और आपके पास टाइम की भी पूरी इंफॉर्मेशन है। तो हम हमेशा टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए अगर हम स्पेस में मूव नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, और वो है टाइम के एक्सिस। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहां पर दिया है। हमें पता है कि हम हमेशा टाइम में मूव कर रहे हैं, तो कुछ लोग टाइम में जल्दी मूव कर जाते हैं। और अगर हम एक रेस को देख रहे हैं जिसमें हमने x = 15 तक पहुंचना है, इस झंडे तक पहुंचना है, तो आपने देखा कि ये बच्चा टाइम में जल्दी मूव कर गया, इसलिए ये रेस जीत गए। जबकि ये अंकल टाइम में आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, इसलिए ये रेस हार गए। तो हम हर वक्त टाइम में मूव कर रहे होते हैं, और हम अगर अपनी स्पेस चेंज नहीं भी कर रहे तब भी हम टाइम में मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देने की भी बहुत अहम ज़रूरत है, और वो है कि एक अच्छी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अब हम फील्ड थ्योरी, स्पेस टाइम की इक्वेशंस और आइंस्टाइन का काम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी जो मुझे डेफिनेशन लगी है एक इक्वेशन की, एक इक्वेशन
का फैसला ये कैसे किया जा सकता है कि वो अच्छी इक्वेशन है या नहीं, उसका एक सिंपल सा मीट्रिक है, पैमाना है, और वो पैमाना ये है कि अगर वो इक्वेशन दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ती है, उनका रिलेशन बताती है, तो वो एक बहुत अच्छी इक्वेशन है। और अगर एक इक्वेशन ऐसी है जो सिमिलर चीज़ों को आपस में रिलेट करती है, तो वो उतनी ज़बरदस्त इक्वेशन नहीं होगी जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। मसलन अगर एक इक्वेशन हम ऐसी बनाएं जो कि दुनिया के रूल्स को और एटम्स के रूल्स को आपस में रिलेट कर सके, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में रिलेट कर सके, बड़ी चीज़ों की साइंस को और छोटी चीज़ों की साइंस को आपस में रिलेट कर सके, तो वो बहुत अच्छी इक्वेशन होगी, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो ए और बी जितने एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे उतनी अच्छी इक्वेशन होगी। मसलन एक इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी है, बहुत हम पढ़ते हैं, और इसमें हमें बताया गया है कि एनर्जी और मैस में क्या रिलेशन है। इससे पहले एनर्जी और मैस के रिलेशन के बारे में लोगों को इतना अंदाजा नहीं था, तो एनर्जी और मैस बिल्कुल मुख्तलिफ समझे जाते थे। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि नहीं, एनर्जी और मैस में रिलेशनशिप है। अगर आप एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन देखेंगे तो वहां पर मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन आप सन कोलाइडर पर चले जाएं, किसी भी एक्सेलरेटर पर, पार्टिकल एक्सेलरेटर पर जाएंगे, तो वहां पर आपको एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। जब हम प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी से हम मैस सब एटॉमिक पार्टिकल्स बना रहे होते हैं। इसी तरीके से फील्ड इक्वेशंस देखें, मैं आपको यहाँ पर आइंस्टाइन की एक फील्ड इक्वेशन दिखा रहा हूँ जिसमें हमें स्पेस और मैस के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। तो अब स्पेस और मैस का रिलेशनशिप भी लोगों को पहले मालूम नहीं था, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन है। आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को फील्ड इक्वेशन कहा जाता है, जो कि बताता है कि स्पेस और मैस में आपस में क्या ताल्लुक है। इस इक्वेशन को समझने के लिए मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इस इक्वेशन में मैस ये बताता है स्पेस टाइम को कि उसने कैसे कर्व करना है। मसलन आपके पास स्पेस टाइम एक चादर की तरह है, ये स्पेस टाइम है। तो हमने क्या किया कि एक एक्सिस पर स्पेस की तीनों डायमेंशंस को मैप कर दिया है। तो एक्स वाई जेड की जो इंफॉर्मेशन है वो इस एक्सिस पर है, तीनों डायमेंशन को मैप कर दिया। और दूसरी जो हमारे पास एक्सिस है उस पर टाइम को मैप किया। तो हमारे पास ये जो पूरी एक चादर बनी है इसे हम स्पेस टाइम कहेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनी है। और इसके अंदर जैसे हम कोई मैसिव चीज रखेंगे, कोई ऐसी चीज रखेंगे जिसका मैस है, तो ये कर्व करेगी, बेंड हो जाएगी। आप देख रहे हैं इसका बीच में झुकाव आ गया है। तो पहली चीज हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन ये बताया कि जब भी आप मैस रखेंगे स्पेस टाइम में तो स्पेस टाइम कर्व करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि मैस ज्यादा है तो वो ज्यादा कर्व करेगा, मैस कम है तो वो कम कर्व करेगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है वो ये है कि इस कर्व की वजह से स्पेस टाइम बताएगा मैस को कि उसने कैसे मूव करना है। मसलन अब स्पेस टाइम में अगर आपने जमीन को रखा तो अब यहां पर कर्व पाथ आ गया। अब चांद को यह कर्व पाथ बताएगा कि उसने जमीन के गिर्द कैसे मूव करना है, क्योंकि वो इस कर्व पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ जमीन के गिर्द लेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें आप देखें बीच में बड़ी बॉल रखी हुई है और छोटी बॉल्स को हम तेजी से फेंकते हैं तो वो इसके इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर देती हैं, रोटेट करना शुरू कर देती हैं, ऑर्बिट करना शुरू कर देती हैं। और अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो ये ऑर्बिट करती रहेंगी एक खास वेलोसिटी के साथ। यही चीजें हमें आसमानों में भी नजर आती हैं और इसी वजह से सियारे सूरज के गिर्द और चांद जमीनों के गिर्द मूव करते हैं, मुख्तलिफ प्लैनेट्स के गिर्द मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें स्पेस टाइम और स्पेस का मैस के साथ जो रिलेशन है वो हमें आइंस्टाइन ने बताया। आइंस्टाइन ने यह भी सोचा कि अगर स्पेस कर्व करती है तो फिर तो हर चीज कर्व करती होगी, फिर तो जो लाइट है या जो रेडिएशन उसमें से गुजर रही है वो भी कर्व करती होंगी, और हमें ऐसे लगेगा कि वो कर्व कर रही है लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ लेती हैं, स्ट्रेट पाथ लेती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सूरज स्पेस टाइम में यहाँ पर मौजूद है तो स्पेस टाइम कर्व हो गए, और एक सितारे से आती हुई लाइट हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कर्व पाथ ले रही है, लेकिन वो हकीकत में स्ट्रेट पाथ ही ले रही होती है। स्पेस टाइम के कर्व होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो रोटेट कर रही है, बेंड हो रही है। इस पूरी थ्योरी को सही साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, और सर एडिंगटन ने 1919 में सोलर एक्लिप्स के दौरान मुख्तलिफ सितारों की पोजीशन देखी और उनको मेयर किया और फिर उनको टैली किया आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ, और उन्होंने ये देखा कि वो बिल्कुल आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के साथ मैच कर रही हैं। और उस वक्त के एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन जिनका नाम सर लॉरेंस है, उन्होंने आइंस्टाइन को ये लेटर लिखा और उसमें सिर्फ एक जुमले में उन्होंने बता दिया कि उनकी
जो रिजल्ट आए हैं एक्सपेरिमेंट के वो बिल्कुल मैच करते हैं उनकी थ्योरी के साथ। तो लाइट भी बेंड करती है स्पेस टाइम में अगर स्पेस टाइम बेंड कर रहा है। स्पेस टाइम की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो स्टार्ट रखता है, वो शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिग बैंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आइंस्टाइन की थ्योरी में ये बताया गया, आइंस्टाइन को ये नजर आया अपने मैथमेटिक्स में कि हमारी यूनिवर्स स्टैटिक यूनिवर्स नहीं है। उस वक्त लोग ये समझते थे कि हमें हर जगह पर सितारे नजर आ रहे हैं जो स्टेशनरी है, तो हमारी यूनिवर्स एक स्टैटिक यूनिवर्स है। लेकिन आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस थी वो ये बता रही थी कि यूनिवर्स या तो सिकुड़ती है क्योंकि उसमें ग्रेविटी है, उसको सिकुड़ना चाहिए, या वो एक्सपैंड कर रही है। और ये आइंस्टाइन के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आइंस्टाइन ये समझते थे कि हमारी यूनिवर्स एक स्टैटिक यूनिवर्स है। इससे हमें यह भी पता चला कि स्पेस टाइम का आगाज है, टाइम का भी एक आगाज है और स्पेस का भी एक आगाज है। उससे पहले ना तो स्पेस एग्जिस्ट करती थी और ना टाइम एग्जिस्ट करता था। आइंस्टाइन ने इस यूनिवर्स को स्टैटिक बनाने के लिए, अपने मॉडल को स्टैटिक बनाने के लिए एक बीच में कांस्टेंट डाला जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। और ये कांस्टेंट जिसे एंटी ग्रेविटी भी कहा जाता है, रिपल्सिव ग्रेविटी भी कहा जाता है, ये वो कांस्टेंट है जो हमारी यूनिवर्स को स्टेबल करता है, स्टैटिक बनाता है। ना तो वो एक्सपैंड कर रही होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, बल्कि इसको ऐसे फाइन ट्यून आइंस्टाइन के ख्याल में करना चाहिए कि वो एक स्टैटिक यूनिवर्स हमें नजर आए जिसमें हर चीज बिल्कुल एक जैसी है, स्टैटिक है। क्योंकि आइंस्टाइन के लिए ये बहुत मुश्किल थी कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो माजी में एक पॉइंट से शुरू हुई है, उसका आगाज एक पॉइंट से हुआ है। तो यूनिवर्स हमेशा से नहीं है बल्कि उसका पैदाइश किसी खास वक्त पर हुई है, जिसे आइंस्टाइन के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आइंस्टाइन की जिंदगी में एक और साइंटिस्ट जो कि एक पादरी भी थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमार। उन्होंने 1927 में बिग बैंग की प्रिडिक्शन की अपने मैथमेटिक्स के जरिए और उसका नाम रखा कॉस्मिक एक्ट। और उन्होंने कहा कि यूनिवर्स का एक फिक्स्ड डेट ऑफ बर्थ है जब हमारी यूनिवर्स पैदा हुई, और उस इवेंट को बाद में कॉस्मिक एक्ट की बजाय बिग बैंग कहा गया। 2 सालों के बाद हबल जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने अपनी टेलीस्कोप के जरिए जब कायनात का मुशाहिदा किया तो उन्होंने बताया कि हमारी कायनात एक्सपैंड कर रही है। और हमारी कायनात के एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि अगर हम टाइम में वापस जाएं तो हमारी कायनात एक वक्त में बिल्कुल एक छोटे से जर्रे में समोई हुई थी और वहां से हमारी कायनात की शुरुआत हुई। तो एक्सपेंडिंग स्पेस आप देख सकते हैं, तो स्पेस का स्टार्ट भी है, स्पेस का और टाइम का स्टार्ट भी है। स्पेस एक्सपैंड भी कर रही है, स्पेस फ्लेक्सिबल भी है, उसमें बेंड भी है, उसमें कर्व भी है। लेकिन फिर आए बेल लैब की एक टीम जो कि एक बहुत बड़ा एंटीना बना रहे थे। वो अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एंटीना बना रहे थे, लेकिन जब भी वो एंटीना की टेस्टिंग करते तो उसमें एक खास किस्म की साउंड आनी शुरू हो जाती, वाइट नॉइज जिसे हम कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आती है जब हमारे पास चैनल नहीं आ रहे होते। वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने बहुत सी सफाई भी की अपने इस पूरे इक्विपमेंट की। मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, बल्कि हर टॉपिक पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ जो मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं। और उसके साथ साथ उनको एहसास हुआ कि ये कोई ख़ास चीज़ है। तो उन्होंने जब अपने इन रिजल्ट्स को दूसरे साइंटिस्ट का शेयर किया तो उन्होंने बताया कि ये वो शुआएँ हैं, ये वो रेडिएशंस हैं जो उस वक्त प्रोड्यूस हुई जब बिग बैंग हुआ, जब हमारी कायनात बनी, और अब हम उसे रिसीव कर रहे हैं जिसे माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। तो मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि ये आवाज़ आपने भी ज़रूर सुनी होगी। और ये उस वक्त की आवाज़ है जब हमारी कायनात एक धमाके से पैदा हुई जिसे बिग बैंग कहते हैं, और आज हमारे पास ये इस फॉर्म में पहुंच रही है। तो ये एक और एविडेंस था जिसमें हमें पता चल रहा था कि हमारी कायनात का एक आगाज़ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वो आगाज़ है जो तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक धमाका हुआ और उसके ज़रिए हमारी कायनात प्रोड्यूस हुई। और अगर आप यहाँ पर देखें तकरीबन 400,000 साल बाद इस धमाके के, तो आपको यहाँ पर एक प्लेट सी नज़र आएगी। इसको आपने गौर से देखना है। ये बेबी तस्वीर है हमारी कायनात की, और ये वो तस्वीर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस नज़र आ रही है जो आज हमारे पास जब पहुंचती है तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं। हम इस तस्वीर को लेने के लिए मुख्तलिफ सेटेलाइट्स को भेजते हैं जिसमें WMAP सेटेलाइट है, और उस सेटेलाइट के ज़रिए हम माजी में देखते हैं। और इन रेडिएशंस को जब हमने प्लॉट किया, ये माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को जब हमने प्लॉट किया, तो हमारे पास एक ऐसी बेबी पिक्चर आई अपनी कॉस्मोस की, अपनी कायनात की। ये बहुत
ये उस वक्त की पिक्चर है जब हमारी कायनात 400,000 साल पुरानी थी, बिग बैंग के बाद। और इसमें आप देख सकते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के कलर नज़र आएंगे, आपको टेम्परेचर भी नज़र आएगा। ये वो जगह है ऑरेंज कलर की जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और आपको ब्लू कलर भी नज़र आएंगे जहाँ पर हमें ऐसे लग रहा है कि वॉइड्स हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है। तो ये वो बेबी पिक्चर है जिसे हमने अपनी सैटेलाइट्स के ज़रिए मैप किया है और इसे रिप्रोड्यूस किया है। और अगर आप जूम करें तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी होती हुई नज़र आएगी कायनात में। तो ये वो टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा है वो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा वो जगह नज़र आ रही हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारी कायनात की एक शुरुआत है, उसके लिए हमें बहुत से एविडेंस मिला। हमने अपनी सेटेलाइट्स के ज़रिए जब माजी में देखा तो हमें बैकग्राउंड रेडिएशंस मिली, उनको प्लॉट करके देखा, और फिर हमें ऐसे सिग्नल्स भी मिल रहे हैं जो कि हमें बिग बैंग के बारे में बताते हैं। और हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हमें ये बता रही हैं कि कायनात का एक फिक्स्ड पॉइंट है जो उसका स्टार्टअप पॉइंट है। लेकिन इस पजल में अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उनमें से कुछ दो चीज़ें मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। और पहली चीज़ है डार्क मैटर। जब भी हम गैलेक्सीज की तरफ देखते हैं, उनके रोटेशन और उनके मैस को आपस में मैप करते हैं तो उनमें मुताबिकत नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जितना उनका मैस है उस लिहाज से उनकी रोटेशनल स्पीड नहीं है, और जितनी उनकी रोटेशनल स्पीड है उस लिहाज से उनका मैस नहीं है, उनका मैस ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि हमारे पास हिडन मैस मौजूद है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। इनके बहुत से और भी एविडेंस हैं। इनसे हमें एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग का प्रोसेस है वो भी मिलता है, लाइट बेंड कर जाती है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास जो विजिबल गैलेक्सी है उसके बाहर बाहर एक मैस मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आ रहा और उससे भी लाइट बेंड कर रही है। और भी हमारे पास बहुत से ऐसे मुख्तलिफ एविडेंस हैं जो कि डार्क मैटर की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन डार्क मैटर को डायरेक्टली कभी भी हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ जांचा नहीं। तो मैं आपको डार्क मैटर के बारे में बता दूं कि हमारी कायनात में विजिबल मैटर के 5 गुना ज़्यादा डार्क मैटर है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको विजिबल मैटर नज़र आ रहा है। ये कायनात में सितारे गैलेक्सीज आपको नज़र आ रही है, ये विजिबल मैटर है। लेकिन अगर आप देखें तो डार्क मैटर, इसके पीछे आपको एक पूरा का पूरा दरख्त नज़र आ रहा होगा, आपको एक वेब नज़र आ रहा होगा, आपको स्कैफोल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी जिसके ऊपर हमने इस विजिबल मैटर को परोया हुआ है। तो पीछे जो पूरा वेब है उसे डार्क मैटर कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारे पूरी की पूरी विजिबल यूनिवर्स मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप राइट साइड पे इन लाइट्स को देख रहे हैं, तो आप इन कैंडल्स को या इन बल्ब्स को देखें तो आपको ये बल्ब्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बल्ब किसके ऊपर रखे गए हैं? ये एक क्रिसमस ट्री के ऊपर रखे गए हैं। तो जो क्रिसमस ट्री है वो डार्क मैटर है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा है? बल्ब नज़र आ रहे हैं, हमें अपनी गैलेक्सीज नज़र आ रही हैं, हमें सोलर सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं जो कि ये बल्ब है। और जो पीछे चीज़ है उनको हम अभी पूरे तरीके से जांच नहीं सके, और हमें अभी उसके बारे में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसी तरीके से एक और फोर्स हमें जो नज़र आई वो डार्क एनर्जी की फोर्स है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कायनात को एक्सपेंड करवा रही है। तो डार्क एनर्जी की फोर्स आहिस्ता आहिस्ता स्पेस को एक्सपेंड करवा रही है। और अब इस वक्त जब आज हम खड़े हैं, जहाँ पर आज जो वक्त है, इसमें स्पेस हमारी जो इसकी एक्सपेंशन है, रेट है, वो ग्रेविटी को ओवरकम कर चुका है। तो अब ग्रेविटी ने इसको स्लो किया हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डार्क एनर्जी इसको बहुत तेज़ी से गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर लेके जा रही है, न्यू स्पेस जनरेट हो रही है, और हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो स्पेस बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है, और अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि डार्क एनर्जी क्या है, और उसके बारे में बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्पंज है, उसको आपने दबाया हुआ है, जब आप उसको छोड़ेंगे तो एकदम वो दोबारा एक्सपैंड करेगा, वापस अपनी जगह पर आएगा। इसी तरीके से हमारी स्पेस एक्सपैंड करती है और उसकी वजह डार्क एनर्जी है। तो अगर आप स्पेस का, हमारे यूनिवर्स का एक कॉकटेल लें तो आप देखें कि 5% ऑर्डिनरी मैटर है जो गैलेक्सीज और जो हमें नज़र आता है, जो सोलर सिस्टम्स में है, गैलेक्सीज में है। डार्क मैटर 27% है और डार्क एनर्जी 68% है। तो 95% वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कायनात में ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और हम इनकी खोज में हैं। लेकिन हम सिर्फ 5% के बारे में जानते हैं। लेकिन साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये पता होना कि हमें क्या नहीं पता, ये भी बहुत अच्छी अलामत है, ताकि आप रिसर्च को उस तरफ लेके जा सकें। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है हमारे, वो है ब्लैक होल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कायनात में कई ऐसी जगह है, ब्लैक होल्स हैं, जहाँ पर स्पेस और टाइम ख़त्म हो जाता है।
तो आपको एक टिपिकल ब्लैक होल मैं दिखा रहा हूँ जिसमें एक उसकी बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इससे आगे अगर लाइट चली जाए तो वो भी नहीं वापस आ सकती, कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती। और नीचे हमारे पास एक सिंगुलैरिटी होती है जहाँ पर स्पेस और टाइम ख़त्म हो जाता है। ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम एक गैलेक्सी को अभी ताज़ा ताज़ा इसी साल हमने एक ब्लैक होल को मॉनिटर किया है, उसको विजुलाइज किया है। पहली मरतबा इंसानी तारीख में हमने एक ब्लैक होल को विजुलाइज किया है और उस गैलेक्सी का नाम है M87। तो आप मिल्की वे के साथ इसका कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर मिल्की वे यहाँ पर मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी गैलेक्सी है, और इसके अगर हम सेंटर में जाएं तो हमें वहाँ पर एक ब्लैक होल नज़र आएगा जो कि राइट साइड पे मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया। और इसके लिए हमने स्पेशल किस्म की टेलीस्कोप बनाई, इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स को जोड़ जोड़ के बनाई गई ताकि हमारी पूरी ज़मीन ही एक टेलीस्कोप के तौर पर काम करे और वो इस ब्लैक होल को कैप्चर कर सके। लेकिन इस ब्लैक होल को कैप्चर करने के लिए सिर्फ टेलीस्कोप का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बल्कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग हुई है, बहुत सी कैलकुलेशंस हुई हैं, और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल तस्वीर आई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमने M87 गैलेक्सी का सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है उसको विजुलाइज किया है, और ये पहला ब्लैक होल है जिसको हमने विजुलाइज किया है। लेकिन ब्लैक होल की करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो ये है कि जब ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, तो टाइम को एंड कर देता है ब्लैक होल और स्पेस को भी ख़त्म कर जाता है। तो ये एक किस्म का मॉन्स्टर है हमारी कायनात में। तो हमारी कायनात में दो इवेंट बहुत अहम है, बिग बैंग जो कि स्पेस टाइम को जनरेट करता है, तो टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, तो बिग बैंग ने स्पेस टाइम को जनरेट किया। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक होल्स हैं जो कि स्पेस टाइम को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो स्पेस टाइम का एंड भी है और स्पेस टाइम का स्टार्ट भी है। तो हमने स्पेस टाइम में क्या पढ़ा कि जी वो फ्लेक्सिबल है, फुल ऑफ लाइफ है, कर्व है, बेंड करता है, फ्लेक्सिबल है, और उसके साथ साथ उसका स्टार्ट भी है और ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर स्पेस टाइम एंड हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो मैंने आपको स्पेस टाइम के बारे में बताई, लेकिन स्पेस टाइम कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं दे पाता, इसलिए हमें यूनिवर्स से यानी बड़ी थ्योरी से हमें छोटी थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा, पार्टिकल्स की थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा, और हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाके देखना पड़ेगा कि क्या हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जहन सबसे पहले सन की तरफ जाता होगा जहाँ पर बहुत से पार्टिकल्स को आपस में टकराया जाता है और उनके अंदर देखा जाता है कि हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल सकें और उससे हम अपनी कायनात की नेचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकें। तो हेड्रॉन कोलाइडर है, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स को आपस में टकराते हैं, स्पेशली प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स के साथ टकराया जाता है, और फिर हम आउटकम देखते हैं और फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो 1970s में इंसानों ने स्टैंडर्ड मॉडल को दरियाफ्त कर लिया अपनी इक्वेशंस के ज़रिए। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारी कायनात के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, और वो चीज़ें हमें स्टैंडर्ड मॉडल में मिली। तो हम समझते तो हैं कि हमारी पूरी कायनात को एक इक्वेशन के साथ डिफाइन किया जा सकता है, और हम उसी यूनिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन के ज़रिए हम अपनी पूरी कायनात की वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखाए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन की शक्ल में। यहाँ पर फोर्स कैरियर्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ फोर्सेस का बायस बनते हैं, और फिर हिग्स बोसॉन है जो कि हमें मैस देते हैं, जो कि दूसरे पार्टिकल्स को मैस देते हैं। तो ये एक छोटा सा हम टेबल बना रहे हैं जिस तरह पीरियोडिक टेबल होता है, लेकिन ये पार्टिकल्स का टेबल है, और ये हमें बताता है कि हमारी कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है वो कैसे काम करती है। तो इसके लिए हम जिस फील्ड का सहारा लेते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स को बयान करने के लिए फाइनमैन की एग्जाम्पल लेना ज़रूरी होगी, क्योंकि उनके टीचर जॉन व्हीलर, उन्होंने एक मरतबा फाइनमैन से पूछा कि क्या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से हर वक्त एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं, उनका चार्ज भी एक जैसा होता है, उनका मैस भी एक जैसा होता है। तो क्या कोई ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जो एक किस्म के इलेक्ट्रॉन निकालती हैं? और फाइनमैन का बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग जवाब था कि शायद ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही किस्म के हैं, ये सारे से सारे इलेक्ट्रॉन एक ही किस्म के हैं, लेकिन हमें नज़र मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ छोटे लेवल पर। अब छोटे लेवल पर आपने याद रखना है कि ये टाइम है, ठीक है जी, और ये मेरे पास एक पार्टिकल है, और पार्टिकल स्पेस टाइम में आगे और पीछे भी जा सकता है, यानी बैकवर्ड इन टाइम भी जा सकता है। तो हमारे पास एक टाइम पार्टिकल है जो कि आगे मूव कर रहा है स्पेस टाइम में और फिर वापस भी आ रहा है।
ये किस्म का ऐसे है जैसे मेरे पास एक टाइम मशीन है, मैं कभी टाइम में आगे जाता हूँ, कभी पीछे आ जाता हूँ, फिर टाइम में आगे जाता हूँ, फिर पीछे चला जाता हूँ, फिर आगे आता हूँ, पीछे चला जाता हूँ। तो एक टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे मुख्तलिफ इंस्टेंट्स नज़र आएंगे, एक से ज़्यादा दिल नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब ये पार्टिकल इस तरीके से स्पेस टाइम में रैंडमली मूव कर रहा है, तो हम जब यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर हमें यही एक पार्टिकल मुख्तलिफ फॉर्म्स में नज़र आएगा। जब अपवर्ड जा रहा है तो हमें ये एक चार्ज के साथ नज़र आएगा, जब डाउनवर्ड जा रहा है तो हमें दूसरे चार्ज के साथ नज़र आ रहा है। तो फाइनमैन का ये ख्याल था कि शायद एक ही किस्म का पार्टिकल है जो हमें मुख्तलिफ किस्म की करैक्टरिस्टिक्स देता है, और जब हम उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हमें मुख्तलिफ नज़र आता है। और उनको बयान किया उन्होंने अपनी फाइनमैन डायग्राम से, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई बाद में। और फिर हमें पता चला कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मॉडल है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल पर भी बहुत से सवालात हैं। मसलन हमारे पास तीन किस्म के कॉक्स क्यों होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। हर चीज़ तीन हिस्सों में ही क्यों आती है? फिर इनके फ्लेवर भी तीन किस्म के होते हैं। तो उससे हमें यह लगा कि शायद हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, और किस्म के कॉक्स भी हो सकते हैं और फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, और हम मुख्तलिफ और किस्म की थेरीज पढ़ रहे हैं जिसमें सुपर सिमेट्री है, जिसमें हम एंटी पार्टिकल्स, जो एंटी मैटर है उसी तरीके से एंटी पार्टिकल्स को भी देख रहे हैं, ताकि हम इनके ज़रिए डार्क मैटर को भी बयान कर सकें। क्योंकि डार्क मैटर के जो पार्टिकल्स बयान करते हैं, उस फोर्स को जो बयान करते हैं, वो तो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, हम तो विजिबल साइड की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये डार्क मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए शायद हमें एक बड़े स्टैंडर्ड मॉडल की ज़रूरत है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसको बहुत से तरीक़ों से रीअरेंज किया जा रहा है, और हम एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं कि शायद एक ही किस्म का पार्टिकल है जो हमें मुख्तलिफ शक्लें दिखाता है मुख्तलिफ लैंप की रोशनी में, और हम उसे मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, लेकिन दर हकीकत नीचे एक ही पार्टिकल है। इसी तरीके से फोर्सेस की बात करें तो जब हम लो एनर्जी लेवल्स पे फोर्सेस को देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है, फिर वीक फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वीक फोर्स नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाई एनर्जी लेवल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हमें एक ही किस्म की फोर्सेस, ये सारी की सारी एक स्ट्रेंथ में नज़र आती हैं। तो फोर्सेस की भी यूनिफिकेशन हम देखते हैं जब हम हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं। और अगर हम टाइम में वापस जाएं, बिग बैंग के पास जाएं, तो हमारा ये ख्याल है कि उस वक्त एक ही फोर्स होती थी जिसे सुपर फोर्स कहा जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे हालात की वजह से जो हम नहीं जानते, इन फोर्सेस ने अपने आप को, अपने फ्लेवर को चेंज कर दिया। ग्रेविटी, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स में बदल गई। लेकिन अगर वापस जाएं तो वहाँ पर हमें एक ही फोर्स मिलेगी। तो हम ये समझते हैं कि दर हकीकत ये सारी चीज़ें कंबाइन होंगी और हमें एक छोटी सी इक्वेशन मिलेगी जिसमें हर चीज़ को डिफाइन किया जा सकता है। पॉल डराक ने हमें यह बताया कि एम्प्टीनेस, वैक्यूम खाली नहीं है, बल्कि उसमें वर्चुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो अगर हम एक वैक्यूम की बात करते हैं तो वो, उसके अंदर दो एक ही किस्म के पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे जिनका चार्ज अपोजिट होगा, और वो बहुत थोड़े देर के लिए प्रोड्यूस होंगे और फिर वापस एक दूसरे से टकराएंगे और एनिहिलेट कर देंगे। तो अगर ये सपोज मैटर है और ये एंटी मैटर है तो ये एक दूसरे से टकराएंगे और एनिहिलेट कर देंगे। लेकिन ये इतने थोड़े टाइम के लिए होता है कि हम इसकी मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि आप देखें कि एम्प्टी स्पेस भी एम्प्टी नहीं है, बल्कि उसमें हर वक्त वर्चुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वापस में क्लैप्स करके, एनिलेट करके ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ये भी एक फील्ड है। और आप ये भी देख सकते हैं कि स्पेस में एनर्जी मौजूद है। इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, स्पेस में एनर्जी मौजूद है, और उसमें हमें नज़र भी आया है कि ऐसे हमारे पास शवाहिद हैं, एविडेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, स्पेस खाली नहीं है। तो अगर आप स्पेस को देखते हैं तो वहाँ पर आपको वर्चुअल पार्टिकल्स नज़र आएंगे, और वो वर्चुअल पार्टिकल्स जो हैं वो हर वक्त आपस में एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो स्पेस की अपनी एक एनर्जी मौजूद है, और स्पेस को अगर हम जूम करते जाएं तो स्पेस एक उसका पिक्सल अगर हम ले जाएं, बहुत जूम कर दें, तो वहाँ पर हम 10⁻⁻35 मीटर के आगे स्पेस को नहीं देख सकते। स्पेस पर एक बैरियर भी है कि इससे छोटे लेवल पर जाकर हम स्पेस से को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसे प्लांक्स लेंथ कहते हैं, और ये स्पेस का एक पिक्सल है। तो हम अब आते हैं अपनी बड़ी पिक्चर की तरफ, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखानी है। तो मैं आपको पहले लेके गया यूनिवर्स की तरफ, और हमने स्पेस टाइम को देखा, हमने हबल स्केल को देखा। हबल स्केल का मतलब वो एरिया है, वो इलाका है जो कि हम यूनिवर्स का ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो 10⁻25 मीटर है हमारी ज़मीन से। लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं छोटे स्केल पर, क्वांटम स्केल पर, और वहाँ पर जब हमने प्लांक
स्केल को देखा तो हम स्पेस टाइम को प्लांक स्केल के लेवल पर जाकर डिफाइन कर सकते हैं 10⁻⁻35 पर, और उससे नीचे नहीं जा सकते। हमें उससे नीचे कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इससे ज़्यादा नज़र नहीं आता भी और इससे कम नज़र नहीं आता। तो ये दो एक्सट्रीम्स है जो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिए हैं। और लाइफ कहाँ पर है? लाइफ है 10⁻⁻5, जहाँ पर लाइव सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया है, हमारे मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं। ये 10⁻⁻5 मीटर पर है। और अब इंसान कहाँ तक पहुंचा? इंसान ने मून को एक्सप्लोर किया है, तो मून हमसे 10⁻10 मीटर दूर है। और दूसरी तरफ पर अगर हम यूनिवर्स की तरफ देखें तो हम 10⁻10 मीटर तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया में जाएं, छोटे दुनिया में जाएं, तो वहां पर हम 10⁻⁻20 मीटर तक एक्सप्लोर कर चुके हैं सन कोलाइडर में। और अब हम उससे भी आगे जा रहे हैं क्योंकि हम सन कोलाइडर को आगे अपग्रेड करने लगे। तो आप देखिए कि 10⁻⁻5 पर लाइफ है, 10⁻10 और 10⁻20 तक इंसान एक्सप्लोर कर चुका है और चीज़ों को देख रहा है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी है और लिमिट हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। अब हम ये तो जानते हैं कि बिग बैंग एक यूनिट पॉइंट से उसका आगाज़ हुआ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ज्यूम करते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, तो वहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं। और उन क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से जब इन्फ्लेशन हुई तो वो क्वांटम फ्लक्चुएशन बड़ी कॉस्मॉस में, बेबी कॉस्मॉस में बदल गई। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी कॉस्मॉस में आ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे गुब्बारा, और उसको हमने फैलाया। जब उसको फुलाया हमने तो वो एक बड़ा गुब्बारा बन गया, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है जो उस वक्त थी जब हम उसमें हवा हमने नहीं भरी थी। तो इसी तरीके से क्वांटम लेवल पर जो चीज़ें हो रही थी उनको जब हमने फैलाया तो हमारे पास हमारी कायनात बनी, बेबी कायनात बनी, और उसमें वो चीज़ें आई जो कि इस फ्लक्चुएशन की वजह से उस पर असरअंदाज हुई थी। तो अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन करते हैं। और हमने ये बताया था कि वर्चुअल पार्टिकल की वजह से क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि हर वक्त वैक्यूम और हर जगह पर मौजूद होती हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने क्वेश्चन रेज किया कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस का ब्लैक होल के किनारों पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दो वर्चुअल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि हर जगह पर हो रहे हैं, हमने देखा था कि हर जगह पर पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वो अनाइलेट करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टिकल्स या ये पेयर बिल्कुल ब्लैक होल के किनारे पर जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, तो एक पार्टिकल को हो सकता है ब्लैक होल अपनी तरफ खींच ले और दूसरा पार्टिकल वहां से स्केप कर जाए। तो स्केप करने का मतलब ये है, अगर तो वो दोनों को खींच लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर एक पार्टिकल स्केप कर देता है और दूसरा पार्टिकल इस तरफ चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल हमेशा इंफॉर्मेशन आउट कर रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल तो गया लेकिन ये पार्टिकल आपने स्पेस में भेज दिया, ये एनाइलेट नहीं हुआ बल्कि अब ये पार्टिकल रहेगा। तो हमने एक किस्म की इंफॉर्मेशन स्पेस को दी, ब्लैक होल ने स्पेस को इंफॉर्मेशन दी या ब्लैक होल ने स्पेस को रेडिएशंस दी। तो ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट कर रहा है, रेडिएशंस दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताई, और उसको फर्दर देखने के लिए हम एक और थ्योरी का सहारा लेने जा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग थ्योरी कहलाती है। और इस थ्योरी में बताया गया कि तमाम पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं कि उन्हें बनाया है छोटे छोटे स्ट्रिंग्स ने। ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं और डिफरेंट हार्मोनिक्स के साथ वाइब्रेट करते हैं, और जब ये किसी भी हार्मोनिक के साथ वाइब्रेट करते हैं तो वो हमें मुख्तलिफ पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मसलन इसका एक हार्मोनिक ग्रेविटी दे सकता है, दूसरा हार्मोनिक हमें कोई पार्टिकल दे सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से फाइनमैन ने हमें पार्टिकल्स के लिए स्टैंडर्ड मॉडल के लिए हमें अपनी डायग्राम्स दी थी, इसी तरीके से स्ट्रिंग के इंटरेक्शन के लिए भी हमारे पास 2 डायमेंशनल डायग्राम स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि आपको यहाँ पर पाइप की शक्ल में नज़र आ रहे होते हैं। तो इनके ज़रिए हम स्ट्रिंग्स की इंटरेक्शन भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रिंग्स किस तरीके से पार्टिकल्स और फोर्सेस को जनरेट करते हैं। तो स्ट्रिंग दो किस्म के होते हैं, स्ट्रिंग क्लोज स्ट्रिंग्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से स्ट्रिंग्स ओपन भी होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ओपन स्ट्रिंग है,
जो क्लोज नहीं ओपन स्ट्रिंग है, और ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। इस मेम्ब्रेन को डी ब्रेन कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स हैं जिनके ऊपर क्लोज स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं और ओपन स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी कायनात स्ट्रिंग से भरी हुई है। और अगर आप एक स्ट्रिंग को ब्लैक होल के पास लेके जाएं, पहले हम पार्टिकल्स, वर्चुअल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हम स्ट्रिंग्स थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक होल पर मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स हैं और इनमें ओपन स्ट्रिंग्स भी हैं, क्लोज स्ट्रिंग्स भी हैं। तो अगर हम यहाँ पर जूम करें तो हमारे पास ये दो ओपन स्ट्रिंग्स हैं और ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये हॉकिंग रेडिएशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी में। तो ये क्या करेंगे, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग बना देंगे और स्पेस में रेडिएट हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से स्पेस में इंफॉर्मेशन चली जाएगी, यार ब्लैक होल रेडिएट कर रहा है स्पेस में। तो स्ट्रिंग थ्योरी भी हमें वही एग्जांपल देती है, बिल्कुल उसी तरीके से बयान कर दिया जैसे कि हमें क्वांटम थ्योरी ने दिया था। इसके अलावा स्ट्रिंग थ्योरी हमें यह भी बताती है कि हिडन डायमेंशंस भी हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग थ्योरी हमें यह भी बताती है कि हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ब्लैक होल्स पर, जो कि मैं पूरी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उस वक्त हमें ब्लैक होल एक स्पेस टाइम में सुराख के तौर पर नजर आता है जो कि स्पेस और टाइम को खा रहा है। लेकिन जब हम छोटे लेवल पर चले जाते हैं तो हमारे पास क्वांटम कॉन्सेप्ट में ब्लैक होल एक हार्ड डिस्क है जिसने डाटा स्टोर किया हुआ, और वो डाटा रेडिएट भी करता है स्पेस में, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की सोर्स है। तो ये दो बहुत मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशंस आती हैं जब हम उनको दो जावियों से देखते हैं। ये साइंसदानों के लिए बहुत हैरानकुन बात थी और उससे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास अभी पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम क्वांटम फ्लक्चुएशन या क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो हम अपनी कायनात को इंफॉर्मेशन के तौर पर बयान कर सकते हैं। तो हमारी कायनात में क्वांटम फ्लक्चुएशंस के नीचे हिडन 0 1 की फॉर्म चल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी कायनात का किसी ने कोड लिखा हुआ है, जिससे मैट्रिक्स मूवी है, तो हमारी कायनात के अंडरलाइंग एक प्रोग्राम चल रहा है, एक सिमुलेशन चल रही है। हमारी कायनात एक वीडियो गेम की तरह है जो कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्वांटम साइड पर हमें हमारी कायनात एक सिमुलेशन के तौर पर नज़र आती है। क्वांटम इंफॉर्मेशन, हर चीज़ इंफॉर्मेशन है, ब्लैक होल भी इंफॉर्मेशन है, ज़मीन भी इंफॉर्मेशन है, हमारी कायनात भी इंफॉर्मेशन के तौर पर ली जा सकती है। लेकिन आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि वो 4 डायमेंशंस तो बता चुके थे स्पेस टाइम में, लेकिन वो समझते थे कि अगर 5th डायमेंशन वो डिफाइन कर पाएँ तो वो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक फोर्स में यूनिफाई कर सकते हैं। तो 5th डायमेंशन या हायर डायमेंशन में जाकर हम यूनिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी हमें 6 एक्स्ट्रा डायमेंशंस देती है, क्योंकि 4 डायमेंशंस तो हमारे पास स्पेस टाइम की है और उसके अलावा 6 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी में हमें उसके मैथमेटिक्स में नज़र आती है। तो स्ट्रिंग थ्योरी हमें और डायमेंशंस देती है। ये भी हमें बताती है कि हिडन डायमेंशंस के ज़रिए हम एलिमेंट्स जो हैं, जिन एलिमेंट्स को हम दिखा रहे हैं, इनसे ज़्यादा एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पार्टिकल और फोर्सेस भी हमें स्ट्रिंग से मिलते हैं, लेकिन इसमें हिडन डायमेंशंस हैं जो कि हमें फर्दर और लैंडस्केप्स के बारे में बता रही है। तो आज अगर हम अपने यूनिवर्स को देख रहे हैं जो कॉस्मिक लैंडस्केप हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग थ्योरी में जाते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमें मल्टीवर्स का कनेक्शन भी नज़र आता है कि हमारी कायनात के अलावा भी बहुत सी ऐसी कायनातें हैं और उनमें अपने अपने फिजिक्स के लॉज हैं, उनके अपने अपने फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके ज़रिए हो सकता है उनमें लाइफ हो ना लाइफ हो, लेकिन उनके बारे में हमें मैथमेटिक्स बताता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यही चीज़ यहाँ पर दिखाई है कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज हमें बताते हैं कि मल्टी यूनिवर्स है जिनमें से हमारी यूनिवर्स एक है, और वो सारे के सारे इस तरह आपस में कनेक्टेड गुब्बारे हैं जो ब्रांचेस के ज़रिए एक दूसरे से आगे इन्फ्लेट करते जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्स ख़त्म हो रही हैं, नई यूनिवर्स पैदा हो रही हैं, और इस तरीके से ये सारी की सारी यूनिवर्स आगे बढ़ती जा रही हैं, जो कि हमें स्ट्रिंग थ्योरी से पता चला। तो अब हम राइट साइड पर जब देखते हैं तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा हमें मल्टीपल यूनिवर्स नज़र आती हैं, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। तो ये एक पूरा लैंडस्केप है जिस पर जितनी भी हम साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, वो आपको इस तस्वीर से नज़र आ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटम इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमें पता है कि हमारी कायनात को इंफॉर्मेशन में एक्सप्लेन किया गया है। ये एक सिमुलेशन है जो कि हमें नज़र आ रही है, एक वीडियो गेम है।
लेकिन साथ साथ हमें राइट साइड पे ये भी पता चल रहा है कि ये सिर्फ अकेली वीडियो गेम नहीं है, बल्कि इस तरीके की बहुत सी गेम, बहुत से खेल तमाशे चल रहे हैं जो कि हम अपने मैथमेटिक्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जान लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।